हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज का चैप्टर है श्यानता। क्या है श्यानता? आइए जानते हैं श्यानता क्या होता है। दरअसल जब कोई हम दो द्रव लेते हैं, सबसे पहले श्यानता किस पे लागू होता है? श्यानता दो पदार्थ ऐसे हैं जिन पर लागू होता है। वो दो पदार्थ हैं, एक तो है द्रव्य। क्या है? द्रव्य। और दूसरा है गैस। क्या है? द्रव्य और गैस। देखो तीन अवस्थाएं होती है, एक होता है द्रव्य, दूसरा होता है गैस, ठीक, तो तीसरा होता है ठोस। हम ये तीन ही मैक्सिमम पढ़ते हैं, होते पाँच हैं लेकिन पाँच में पाँचवीं मानी नहीं जाती है, ठीक है। दरअसल पाँचवीं किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। देखो पदार्थ की पांच अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस। चौथी है प्लाज्मा, पाँचवीं है आइंस्टाइन। तो पाँचवीं मान अधिक नहीं होती है, चार मान होते हैं लेकिन मैक्सिमम तीन चलती हैं। तो इनमें हम बात कर रहे हैं श्यानता। श्यानता कहाँ कहाँ लागू होती है? श्यानता के लिए दो तत्व होते हैं, एक होता है द्रव्य और दूसरा होता है गैस। इन दोनों पे श्यानता लागू होती है। अब बात करते हैं कि श्यानता होती क्या है। श्यानता दरअसल द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण या जिसके सामर्थ्य पर, किस पर? सामर्थ्य या शक्ति पर दो या दो से अधिक, दो या विभिन्न परतों के मध्य, दो या विभिन्न परतें, ठीक, दो परतें हो या दो से अधिक परतें हो, इनके मध्य जो सापेक्षिक गति होती है, क्या होती है? सापेक्षिक गति होती है, का विरोध करती हैं। क्या करती हैं? सापेक्षिक गति का विरोध करती हैं। याद रहेगा कि द्रव का वह गुण, द्रव या गैस दोनों में इनका वह गुण जिसके सामर्थ्य पर दो या दो से अधिक या विभिन्न परतों के मध्य जो सापेक्षिक गति होती है, याद रखना, परतों के मध्य जो सापेक्षिक गति होती है उनका विरोध करती है। उस गति का जो विरोध करती है वो बल क्या कहलाता है? द्रव की श्यानता कहलाता है। याद रहेगा। अब बात करते हैं क्या इसे किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? जी हाँ, इसे आंतरिक घर्षण के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है इसका? है आंतरिक घर्षण। याद रहेगा। क्यों? क्योंकि दो परतें क्या कर रही हैं, एक परत ये है, दूसरी परत ये है। अब दोनों मान लो इधर को गति कर रही हैं, परंतु इनके मध्य जो गुण उपस्थित है इसके कारण ये दोनों एक दूसरे के पास आने का विरोध करती हैं। कारण इसका क्या है? ससंजक बल। कारण क्या है? ससंजक बल। एक चीज आपको बताते चलें, दरअसल द्रव जो होता है सबसे अधिक ससंजक बल द्रव में लगता है, और वहीं पर हम गैस की बात करें तो ससंजक बल सबसे कम हो जाता है, ठीक। ससंजक बल सबसे अधिक कहाँ लग रहा है? द्रव में लग रहा है, जबकि न्यूनतम कहाँ लग रहा है? गैस में लग रहा है। इसीलिए ससंजक बल गैस में नगण्य माना जाता है। कैसा माना जाता है? नगण्य माना जाता है। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या कारण होता है जिसकी बदौलत विरोध करती हैं। हमने अभी बताया कि ससंजक बल। कौन सा? ससंजक बल। और ससंजक बल में होता क्या है कि कोई भी एक परत ले लो, ठीक है, मान लो द्रव की एक परत ले लें या द्रव की कोई भी एक बूंद ले लें, कुछ भी, तो उनके जो अणु होते हैं वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे मान लो ये फैला हुआ द्रव है, जब इसमें ससंजक बल लगेगा तो ये अणु इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, तो ये दोनों एक तरफ आएंगे, जिससे क्या होगा? ये गोलाकार रूप ले लेंगे या परवलयिक रूप ले लेंगे, जिससे इनका पृष्ठ तनाव भी कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और जो क्षेत्रफल होगा, एकांक क्षेत्रफल, ये कम घेरेंगे। याद रहेगा, ठीक। मान लो इतनी यहाँ पर अभी इतनी मतलब घेर रही है जगह, लेकिन जब हम यहीं पर ससंजक बल लगा देंगे तो संभवतः ये इतनी जगह घेरेंगे और ये इस प्रकार से क्या हो जाएंगी? परवलयिक हो जाएंगी, गोल हो जाएंगी। याद रहेगा। देखो एकांक क्षेत्रफल कितना घेर रही है, अब पहले कितना घेर रही थी? ये ससंजक बल का गुण होता है। यहीं पे बात करते हैं कि जब कोई आदर्श द्रव होता है, कैसा? आदर्श द्रव होता है तो उसके अंदर जो ससंजक ये श्यानता होती है, ये कैसी होगी? श्यानता शून्य हो जाएगी। कैसी होगी? शून्य हो जाएगी। आदर्श द्रव की श्यानता शून्य हो जाती है। अब वहीं पर बात कर लें कि इसे गर्म करने पर, किसी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो इसकी गर्म करने पर ससंजक बल श्यानता जो होती है घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। वहीं पर जब द्रव को ठंडा किया जाता है, ठंडा करने पर इसकी श्यानता बढ़ जाएगी।
याद रहेगा कि द्रव के ताप को बढ़ा दिया जाए, ताप को बढ़ा दिया जाए तो श्यानता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। श्यानता कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं पर ताप को अगर घटा दिया जाए, ताप को घटा दिया जाए तो ससंजक श्यानता क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रहेगा। अब यहीं पर एक चीज़ और आती है, गैस। दूसरा क्या है, गैस। गैस में इसके अपोजिट होता है। देखो कैसे होता है। दरअसल जब गैस का ताप बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, गैस का ताप बढ़ा दें तो श्यानता क्या हो जाएगी, श्यानता, ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ जाएगी। याद रहेगा, गैस का ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ जाएगी। वहीं पर जब द्रव का ताप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, श्यानता घट रही है। और अगर गैस का ताप कम कर दें, क्या कर दें, कम कर दें, तो श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रहेगा। एकदम द्रव का उल्टा है। द्रव में क्या होता है, द्रव का ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है और ताप कम करने पर श्यानता बढ़ जाती है। गैस में क्या हो रहा है, गैस का ताप बढ़ाने पर श्यानता बढ़ रही है और ताप घटाने पर श्यानता घट रही है। ठीक, ये द्रव के गुण हैं। गैस और द्रव दोनों की बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो श्यानता है इसे मापा भी जाता होगा। हाँ, द्रव की श्यानता को हम श्यानता गुणांक से मापते हैं। द्रव की श्यानता किससे मापी जाती है, तो उत्तर होगा श्यानता गुणांक। याद रहेगा, श्यानता गुणांक। एक बात याद रखना, सिर्फ द्रव की ही नहीं, ये गैस की भी है। द्रव की ही नहीं अपितु गैस की भी है। गैस व द्रव की श्यानता किससे मापी जाती है, तो उत्तर होगा श्यानता गुणांक। यानी श्यानता गुणांक से द्रव और गैस की श्यानता को मापा जाता है। अब बात करते हैं कि इसका कोई मात्रक होता होगा। जी हाँ, इसका मात्रक होता है डेकापॉइज। क्या होता है, मात्रक की बात करें तो मात्रक होती है डेकापॉइज। डेकापॉइज होती है या फिर बोल सकते हैं इसको है प्वाजली। क्या बोल सकते हैं, प्वाजली। प्वाजली दो हो गए, डेकापॉइज हो गई, प्वाजली हो गई। प्वाजली को हम पी आई से व्यक्त करते, किससे करते हैं, पी और कैपिटल आई। याद रहेगा, कैपिटल पी और कैपिटल आई से। इसके अतिरिक्त एक और होता है जिसे हम कहते हैं पास्कल सेकेंड। क्या कहते हैं, पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड। ठीक, इसे हम पास लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पास, PAS। यह स्मॉल में होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य होता है जिसको हम कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं, ईटा। याद रहेगा, ईटा इस प्रकार से लिखा जाता है। ये ईटा लिख गया। ठीक, याद रखना कि जो द्रव या गैस की श्यानता, इसका मात्रक क्या होता है, डेकापॉइज होता है, पॉइजली होता है। पॉइजली को हम किससे लिखते हैं, PI से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, PI से लिखते हैं। पास्कल सेकेंड होता है जिसे हम PAS से लिखते हैं। और अंत में होता है, अंतिम होता है ईटा। क्या होता है, ईटा, जिसे हम इस प्रकार से, सिंबल ईटा का क्या है, ये है। एन लिख दो बस, लास्ट में उसका लाइन लंबी खींच दो एन की। अब बात करते हैं कि सीमांत वेग। किसकी बात करते हैं, सीमांत वेग। अब बात आती है सीमांत वेग क्या होता है। दरअसल जब हम कोई भी वस्तु जब शांत द्रव में गिराते हैं, या सीधे कह दें जब कोई भी वस्तु द्रव में गिराते हैं, तो क्या होता है, उसका जो प्रारंभिक वेग होता है, मान लो कि ये एक कोई भी वस्तु है या कुछ भी है, या कुआं मान लो, कुछ भी मान लो, या इसमें यहाँ तक जल भरा हुआ है। ठीक, ये जल भरा हुआ है इसमें। अब इस जल में क्या हो रहा है, कोई भी वस्तु मान लो ये आके यहाँ पर गिरी, अचानक गिरती है तो अचानक इसकी गति बढ़ जाती है। क्या होती है, गति बढ़ जाती है। इसके बाद ये धीरे मध्यम हो जाती है और समान वेग से नीचे की ओर जाती रहती है। आप लोगों ने कुएं में जब जल भरा होगा तो बाल्टी डाली होगी, जब गिरती होगी तो अचानक बढ़ती होगी, फिर मध्यम हो जाती होगी, फिर आराम से नीचे की ओर प्रस्थान करती है। पर जब निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं, तो जब तक जल की सतह तक आती है, यहाँ तक आएगी, तब तक क्या होगा, हमें बल लगाना नहीं पड़ता। लेकिन जब ऊपर की ओर निकालेंगे तो हमें बल लगाना पड़ता है। कारण क्या है, सीमांत वेग इसका कारण है। आप लोग समझ गए होंगे कि सीमांत वेग क्या होता है। या फिर नियत वेग होती है, कैसी, जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में डाली या तो अचानक वेग बढ़ जाता है। क्या होता है, अचानक वेग
बढ़ जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसका वेग नियत हो जाता है या लगातार मतलब समान हो जाता है। ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। याद रहेगा। अब बात आती है कि सीमांत वेग, इस पर जो हम कार्य करते हैं, सीमांत वेग पर कार्य करते हैं, तो हमें बल कितना लगाना पड़ता है? उत्तर होगा 0। क्या होगा? 0 वेग बल लगाना पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम कुएं में बाल्टी डालेंगे तो बाल्टी जाएगी, तब तक तो हम बल लगाएंगे, लेकिन जिस जल को स्पर्श करेगी तो अपने आप पहले गति लगी, ठीक, उसके बाद साधारण गति से नीचे की ओर प्रस्थान करेगी। फिर हम वापस भी अगर खींचेंगे तो जब तक जल की सतह तक नहीं आएगी तब तक हमारा बल जो लगेगा वो ना बराबर लगेगा, अर्थात नगण्य जैसा लगेगा। कैसा लगेगा? नगण्य, 0 बल लगेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जब सीमांत वेग होता है उस स्थिति में जो बल लगाया जाता है वो कैसा होगा? 0 बल होगा। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जब सीमांत वेग की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है ये किसी न किसी के अनुरूप होती होगी, ठीक। तो ये याद रखना, सीमांत वेग हमेशा वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। याद रहेगा। जो सीमांत वेग होता है ये किस पर निर्भर करता है? उस वस्तु की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती पर निर्भर करता है या त्रिज्या पर निर्भर करता है। सीधे शब्दों में वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। भाई जाहिर सी बात है, जितनी त्रिज्या होगी या वस्तु जितनी बड़ी होगी उसका वेग भी उसी हिसाब से निर्धारित किया जाएगा ना। अब बात करते हैं कि धारा रेखी प्रवाह, किसकी बात करने वाले हैं? धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह क्या होता है? दरअसल द्रव का ऐसा प्रवाह, क्या होता है? मान लो ये द्रव है, ठीक, ये द्रव बह रहा है यहाँ से, ठीक। अब द्रव की धारा रेखी प्रवाह कहता है कि द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण, ठीक, क्या कह रहा है? द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले वाला कण गुजरता है, ठीक है। मान लो कि ये पहला कण है, ये पहला कण है। अब ये क्या कर रहा है? ये जहाँ से गुजर रहा है जितने भी सारे कण हैं बस इसी का अनुपालन करेंगे, पीछे से इसी के गुजरेंगे, ठीक है। याद रहे कि धारा रेखी प्रवाह में क्या होता है? देखो धारा एक बन रही कि नहीं, एक रेखा बन रही है, ठीक। इसे ही हम धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, अर्थात द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव के जो अणु होते हैं, द्रव का पहला अणु जिस स्थान से गुजरता है से सभी अन्य कण, अन्य अणु उसी स्थान से होकर गुजरेंगे। इसे ही हम क्या कहेंगे? धारा रेखी प्रवाह कहेंगे। याद रहेगा कि पहला जहाँ से गुजर रहा है बाकी जितने भी अणु हैं उसी स्थान से गुजरेंगे। इस बदौलत क्या निर्माण होगा? एक रेखा का निर्माण होगा। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि जो धारा रेखा प्रवाह होता है, जब इसका प्रवाह अधिकतम हो जाता है, क्या हो जाता है? धारा रेखी प्रवाह का जब प्रवाह अधिकतम हो जाता है, कितना हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। मान लो जैसे कोई वाटरफॉल है, क्या होता है? वाटरफॉल होता है तो अचानक जो बिंदु गिरती है उसी के, देखो सीधी कोई भी, जैसे वाटरफॉल है, मान लो ये चट्टान है, ठीक, यहाँ से कोई ये जल गिरा तो ये जब गिरता है तो सीधे ऐसे गिरता है ना, जहाँ से पहला कण गिरेगा वहीं से शेष कण गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, ठीक। और जब अचानक गिरता है तो ये क्या हुआ? यहाँ पर से क्या हुआ? ये महत्तम हो गया या अधिकतम हो गया, ठीक। अधिकतम जो वेग होता है या उस प्रवाह के अधिकतम या महत्तम वेग को क्या कहा जाता है? क्रांतिक वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं? क्रांतिक वेग कहते हैं। याद रहेगा, क्रांतिक वेग कहते हैं। याद रहेगा। पहली बात, धारा रेखा प्रवाह क्या है? जल के सभी अणु, पहला अणु जिस स्थान से गुजरेगा अन्य सभी अणु उसी स्थान से गुजरेंगे और एक रेखा का निर्माण करेंगे जिससे धारा रेखा प्रवाह का निर्माण होगा, ठीक। ये धारा रेखा प्रवाह हो गई। जब कोई कण या फिर धारा रेखी प्रवाह की वह गति या अधिकतम गति, उसे क्या कहेंगे? क्रांतिक वेग कहेंगे। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि जो द्रव पर श्यानता होती है, द्रव की श्यानता, ये निर्भर करती है यदि किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम है, वेग क्रांतिक वेग से क्या है? कम है,
तो किस पर निर्भर करेगा, या उसका वेग या प्रवाह। ठीक, प्रवाह कम है तो प्रवाह या वेग किस पर निर्भर करेगा, तो किस पर निर्भर करेगा, द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा, द्रव की श्यानता पर। याद रहेगा, यदि किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो किस पर निर्भर करेगा, द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। याद हो गया। आप देखो मैंने क्या बताया अभी, धारा रेखी प्रवाह बताया। धारा रेखी प्रवाह क्या है कि एक अणु जिस दिशा से गुजरता है या जिस स्थान से गुजरता है उस द्रव के समस्त अणु उसी स्थान से गुजरेंगे। पहला तो ये हो गया, इसे क्या कहेंगे, धारा रेखी प्रवाह कहेंगे। दूसरा, धारा रेखी प्रवाह का अधिकतम वेग, इसे क्या कहेंगे, क्रांतिक वेग कहते हैं। जब क्रांतिक वेग से किसी भी द्रव का प्रवाह कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्रव की श्यानता कहते हैं। याद रहेगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखो हमने प्रवाह जब क्रांतिक वेग से कम है उसकी बात कर ली। अब बात करते हैं जब ये वेग क्रांतिक वेग से क्या हो, अधिक हो। बात समझो, अभी क्या कह रहा था कि यदि द्रव जो है इसका वेग क्रांतिक वेग से कम हो तो प्रवाह किस पर निर्भर करेगा, तो द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर कह रहा है जब क्रांतिक वेग से अधिक हो, क्या कह रहा है, अधिक हो, तब प्रवाह, द्रव का प्रवाह किस पर निर्भर करेगा, तो उत्तर होगा द्रव का घनत्व। क्या होगा, द्रव का घनत्व। याद रहेगा, यदि किसी द्रव का वेग क्रांतिक वेग से कम है तो प्रवाह किस पर निर्भर करेगा, द्रव की श्यानता पर निर्भर करेगा। ठीक, लेकिन वहीं पर जब क्रांतिक वेग से अधिक हो, किसका, द्रव का वेग, किसका वेग, द्रव का वेग जब क्रांतिक वेग से अधिक हो तो क्या कहलाएगा, तो मतलब किस पर निर्भर करेगा, तो जो वो द्रव होगा उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। समझ में आया। अब यहीं पर एक बात है कि जैसे कोई नली होती है, ठीक, उसमें जब कोई द्रव प्रवाहित होती है तो किस यंत्र के द्वारा उसकी गति को या प्रवाह की दर को मापा जाता है। ठीक, आइए देखते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पर कह रहा है कि नली में, कोई भी नली लो, उसमें जो द्रव का प्रवाह होता है, नली लो और उस नली में जो द्रव का प्रवाह हो रहा है उस प्रवाह की दर, यहाँ पर दर की बात की जा रही है, किससे ज्ञात किया जाता है। ठीक, उत्तर होगा वेंटुरी मीटर। क्या उत्तर होगा, वेंटुरी मीटर। याद रहेगा कि किसी भी नली में जो द्रव है उसके प्रवाह की दर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो उत्तर होगा वेंटुरी मीटर यंत्र। समझ में आया। अगर आपको आज का ये चैप्टर अच्छा लगा हो कि हाँ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी हम चैप्टर लेके आ रहे हैं ये संपूर्ण है, आपको इसके अतिरिक्त कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अंत से जैसे आप पढ़ना चाहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए है। एग्ज़ाम उससे हटकर कहीं अंत नहीं जाएगा, चाहे वो एसएससी हो या यूपी SSSC हो, यहाँ तक इंक्लूडिंग पीसीएस हो। पीसीएस के भी एग्ज़ाम इसी से पूछे जाएंगे, चाहे वो डिफेंस से संबंधित हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी यहीं से पूछे जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।